इतनी तड़पती धूप में जब मैं अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा था तो दरवाज़ा बंद था। बार बार बजाने पर भी कोई ना आया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ ही देर बाद मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और मैं थका हुआ पसीने में भीगा घर के अंदर गया। मेरी माँ मुझे पानी का गिलास देने लगी और फिर मुझसे कहने लगी कि देखो, घर का सारा काम मैंने किया है। झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है और बर्तन भी सारे पड़े हुए थे। अब इन हड्डियों में इतना दम तो नहीं है कि मैं घर का सारा काम कर सकूं, सारा कुछ संभाल सकूं। तुम अपनी पत्नी को जाकर देखो, आखिर वो करती क्या है। मैं जब अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी सुकून से बेड पर सोई हुई है। मुझे बहुत गुस्सा आया और उसके बगल में मेरी बेटी भी सो रही थी। एक पल को मैं सोचने लगा कि देखो, मैं सारा दिन ऑफिस में मेहनत करता हूँ, अपना सर खपाता हूँ और बॉस की झिक-झिक सुनता हूँ और इसके बाद 2 स्टॉप बदल कर आता हूँ घर और महारानी देखो कितने सुकून से सो रही है। मैं गुस्से से पुकारने लगा। वो जग गई और साथ में बेटी को भी जगा दी। मेरी बेटी बहुत रोने लगी दिव्या, और उसे मेरी पत्नी जाकर दूध गर्म करके डब्बे में डालकर दे दी। वो चुप हो गई। मेरी पत्नी थोड़ी देर के लिए दिव्या के पास बैठी रही और मैं हाथ धोने के लिए बाहर चला गया। मेरी माँ बाहर ही खड़ी थी, मुझसे कहने लगी, देख लिया ना, आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी आराम करती रहती है और घर का ज़्यादातर काम तो मैं खुद करती हूँ। मैं सोचने लगा कि रात को दिव्या को सुलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी दिव्या सो नहीं रही थी और रोहिणी दिव्या को लेकर दूसरे कमरे में चली गई थी। लेकिन उसके बावजूद काफ़ी टाइम मुझे आवाज़ आती रही। दिव्या बिलख बिलख कर रोती रही और कितने घंटे मैं सो नहीं पाया था। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई और कुछ घंटे सोने की वजह से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। पता नहीं रोहिणी कितनी देर नहीं सोई होगी। बहरहाल मैं कमरे की तरफ मुड़ा तो मेरी माँ फिर मुझे पीछे से आवाज़ देने लगी कि अपनी पत्नी को कुछ बोलो, तुझे कुछ चाय पानी दे दिया करे। जब देखो पलंग तोड़ती रहती है, अपनी बेटी का बहाना लगा कर रखी है। जब देखो उसे लेकर सोई रहती है और खुद सो जाती है, बहाना बनाती है। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं जब अपने कमरे में गया तो रोहिणी फिर सोई हुई थी। मैंने गुस्से से उसे पुकारा और उससे कहा, आखिर तुम घर में करती क्या हो। मेरी इस बात से वो मुझे हैरत से देखने लगी और वो रोने लगी और कहने लगी कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है। मैंने गुस्से से अपनी पत्नी को देखा और कमरे से बाहर चला गया। मैं अपनी माँ के कमरे में गया। आज तो मेरी बड़ी बहन भी आई हुई थी। मुझे देखकर शोर मचाने लगी। वो कहने लगी कि तुझे जरा भी अपनी माँ का ख्याल नहीं है। तुम तो बस अपनी पत्नी का ही ख्याल रखना। मैं तो जब भी आती हूँ तुम्हारी पत्नी को आराम करते हुए देखती हूँ। घर में वो करती क्या है। मैं चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं किचन में चला गया। जब मैं किचन में गया तो मेरी पत्नी वहाँ पर मौजूद थी। मेरी माँ को लीवर की प्रॉब्लम थी, इसलिए मेरी पत्नी उनके लिए परहेजी खाना बनाती थी, जबकि मुझे चटपटे खाने पसंद थे। इसलिए वो मेरे लिए अलग और माँ का परहेजी खाना अलग बनाती थी। कभी कभी वो बिजी हो जाती थी, माँ थोड़ा बहुत अपने लिए खाना बना लेती थी। रात को फिर दिव्या के पेट में बहुत तेज़ दर्द था। वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैं जब गहरी नींद से सो गया था तो उनके रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने गुस्से से अपनी पत्नी को देखा और उससे कहा, तुमने तो सारा दिन अपनी नींद पूरी कर ली है, मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो। इसे लो और दूसरे कमरे में चली जाओ। वो चुपचाप उठी और दूसरे कमरे में चली गई, जबकि मैं सुकून से सोता रहा, सो गया। अगले दिन मैं ऑफिस चला गया। वहाँ सारा दिन मैं काफ़ी टेंशन में रहा था। एक तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, अपने लिए चाय का कप मंगवाया और चाय पीने लगा। बॉस ने भी आज बहुत काम ज़्यादा दे रखा था। चाय के साथ एक पेन किलर भी ले लिया।
सुबह घर से निकलते हुए रोहिणी ने लंच भी दिया था। चाय पीने के 1 घंटे बाद मैंने लंच किया और फिर जो ऑफिस का काम बचा हुआ था वो करने लगा। 3 बजे ऑफिस से छुट्टी हो जाती थी, लेकिन मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। एक तो दिव्या ने भी तंग किया हुआ था और ऊपर से दीदी के 2 बच्चे भी आए हुए थे। उसके बाद 4 बजे तक हमने अपना काम खत्म किया और मेरी उस वक्त बस भी जा चुकी थी। काफ़ी टाइम मैं दूसरी बस का इंतज़ार करता रहा। उसके बाद मेरी बस आई और मैं उसमें बैठ गया। गर्मी भी बहुत थी। मैं घर आया तो रोहिणी कमरे में ही मौजूद थी और दिव्या को सुलाया हुआ था। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि तुम अब जागी हो अभी तक? लेकिन वो कहने लगी, नहीं, दिव्या की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने अभी दवाई देकर उसे सुलाया है। उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द था। वो उठी और मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने उसे चाय बनाने के लिए कहा। वो चाय बनाने के लिए किचन में गई तो माँ मेरे कमरे में आ गई और बैठ गई। मैंने अपनी माँ से हाल चाल पूछा तो वो कहने लगी, रोहन बेटा, तुम्हारी पत्नी अब उठी है, कुछ भी नहीं करती। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उठा और किचन में रोहिणी पर चिल्लाने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम दफ़ा हो जाओ, अपने माँ बाप के घर चली जाओ, यहाँ पर तुम करती ही क्या हो? जबकि वो मुझे एकटक देखी जा रही थी और परेशान हो गई। कहने लगी, रोहन, क्या बात है? आप क्यों मुझ पर चिल्लाते रहते हैं? रोहिणी, आदमी किस लिए शादी करता है? कि पत्नी उसका घर संभाले, उसके बच्चों का ख्याल रखे। और क्या मेरी माँ इस हालत में घर के काम करते हुए अच्छी लगती है? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती? जबकि रोहिणी मुझे परेशानी से देखे जा रही थी, एकटक देखी जा रही थी। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? चुप हो जा रोहिणी। मैंने खुद अपनी आंखों से कल देख लिया है कि तुम क्या करती हो। जब मैं आया तो तुम सो रही थी। रोहिणी चुप रही, कुछ न बोली, जबकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से से उसे कहा, अभी दफ़ा हो जाओ, अपने माँ बाप के घर चली जाओ और जितना मर्जी आराम करो। वो चुप हो गई और जाकर उसने अपने भाई को फ़ोन किया। कुछ ही देर में उसका भाई उसे लेने आ गया था। उसने अपना और दिव्या का सामान पैक किया। जब मैंने देखा कि वो दिव्या के कपड़े भी रख रही है और उसकी ज़रूरत का सामान भी, तो मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने वो सामान उसके बैग से निकलवाया और उसे बहुत डांटा कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं दिव्या को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। जबकि वो रोई जा रही थी और जिद कर रही थी कि नहीं, दिव्या के बगैर मैं नहीं रह सकती। दिव्या मेरी बेटी है, हमने उसे जन्म दिया है और आप कैसे उसे संभाल पाओगे अकेले? मैंने उसे कहा कि तुम बस घर में एक ही काम तो करती हो, तुम्हें बस दिव्या को ही तो रखना है बस, और तुम करती क्या हो? जबकि घर के बाकी के सारे काम तो मेरी माँ ही करती है। तो दिव्या को वो भी रख लेगी। फिर ऑफिस से वापस आकर मैं खुद दिव्या को देख लिया करूँगा। तो तुझे उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका भाई बाहर ही गाड़ी में बैठा हॉर्न दे रहा था। रोहिणी के मायके वाले अच्छे खासे परिवार से थे, खाते पीते फैमिली से थे। उनके हालात काफ़ी अच्छे थे। हालात तो हमारे भी ठीक ही थे। मैंने बस बाइक रखी हुई थी और ऑफिस दूर होने की वजह से मैं बस से ही जाता था। और एक तो गर्मी की वजह से मैं बाइक का इस्तेमाल भी कम करता था। उसका भाई बार बार हॉर्न बजाए जा रहा था। रोहिणी अपना सामान उठाकर चली गई। जब वह दिव्या को उठाने लगी तो मैंने उससे दिव्या को छीन लिया और उसे बाहर की तरफ धक्का दिया। वो गिरते गिरते बची थी। वो रोते हुए जाकर अपने भाई गाड़ी में बैठ गई। उसका भाई गाड़ी से बाहर निकला। शायद वो अपनी भांजी को मुझसे लेना चाहता था। मेरी तरफ आने ही वाला था कि रोहिणी ने उसे मना कर दिया और कहा, नहीं भाई, आप नहीं जानते हैं। और वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गया और अपनी बहन को लेकर चला गया। जबकि मैं कमरे में आया, दिव्या रो ही रही थी। मैंने आगे पीछे उसका फीडर देखा, वो मुझे कहीं नहीं मिला।
जब मैं किचन में गया तो फीडर वैसे ही सिंक में पड़ा हुआ था। मैंने दिव्या को नीचे फर्श पर बिठाया, कुर्सी या टेबल पर नहीं बिठाया क्योंकि वो नीचे ही ना गिर जाए। उसे फर्श पर बिठाकर मैंने फीडर धोया, फ्रिज से दूध निकाला और गर्म किया और दिव्या को फीडर में डाल कर दिया। फिर मैं उसे कमरे में ले गया। काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने सोचा कि अब तो कुछ खाने का भी देखना है। माँ के कमरे में गया और माँ से पूछा कि क्या पकाना है। माँ कहने लगी, क्यों, तुम्हारी पत्नी ने कुछ नहीं पकाया? फिर मैंने कहा, नहीं माँ, वो तो चली गई, मैंने उसे घर से निकाल दिया माँ। माँ मुझे हक्का बक्का देखने लगी और कहने लगी, रोहन, आज तो मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। जब मैंने अपनी दीदी की तरफ देखा, वो बेड पर सर लपेटे लेटी हुई थी। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, ठीक नहीं समझा। यही सोचा कि दीदी घर में भी सारे काम करती रहती है, बच्चे भी संभालती है और घर भी उनका अलग है। यहाँ पर आती है तो वो कुछ आराम कर लेती है। और माँ का मुझे खुद ख्याल था। मैं किचन में गया। किचन में जाकर मैंने देखा सब्जी बनी हुई थी, यानी रोहिणी सब्जी बना कर गई थी। जब मैं ऑफिस से आया था तो वो सब्जी बना चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने किचन में देखा कुछ बर्तन पड़े हुए थे। मैंने सोचा माँ इन्हें कैसे धोएगी। माँ की तो तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैंने खुद ही धोना शुरू कर दिया। थोड़े से बर्तन थे, बहुत जल्दी धुल गए। जब मैं उन्हें शेल्फ पर रखने लगा तो मुझे दिव्या के रोने की आवाज़ आई। मैं भागता भागता हुआ कमरे में गया। दिव्या ने अपना फीडर खत्म कर चुकी थी, वो ज़्यादा रो रही थी। मैं उसके पास गया और उसे उठा लिया। जैसे ही उसे उठाया तो मुझे अपने हाथ पर गीलापन महसूस हुआ। मैंने देखा तो दिव्या ने पॉटी की हुई थी। अब ये काम तो माँ के करने की है। मैंने जल्दी से दिव्या का पेपर चेंज किया और बहुत बुरे दिल से चेंज किया, यहाँ तक कि मुझे उल्टी भी आने लगी थी। मैंने बहरहाल मुझे ये काम भी करना था। पॉटी साफ करके मैंने दिव्या के कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने दिव्या को झूले में लिटा दिया और वो सुकून से लेट गई। शायद वो इसलिए रो रही थी कि उसका पैम्पर गंदा था। फिर उसके बाद मैंने बेड से सारी चीज़ें उठाई और बाहर फेंकी। जब बेडशीट को देखा तो वो भी गंदी थी। मैंने वो बेडशीट उतारी और अलमारी से धुली हुई बेडशीट निकालकर बेड पर बिछा दी। फिर बाथरूम गया और बाथरूम जाकर दिव्या के कपड़े और बेड शीट धोए। अभी मैं धो ही रहा था कि मुझे दिव्या के रोने की आवाज़ आ गई। भागा हुआ कमरे में गया और यही सोच रहा था कि कहीं दिव्या गिर न जाए, क्योंकि अभी उसे बेड या झूले से नीचे उतरना नहीं आता था। मैं उसे उठाकर माँ के पास चला गया। मैंने कहा, माँ, थोड़ी देर दिव्या को देख लीजिए। मैं उसे माँ के पास छोड़ आया और आकर बेडशीट धोकर छत पर फैलाकर वापस आ गया। तो मैं किचन में चला गया। मैंने सोचा कि सब्जी तो रोहिणी बनाकर गई है, लेकिन मुझे रोटियां भी सेकनी है। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं बेल कर कुछ बना लेता हूँ रोटी। दीदी की तबीयत भी खराब है और माँ से तो मैं ये कह नहीं सकता कि माँ आप कुछ बनाकर रख लीजिए खाने को। मैंने फ्रिज खोला और देखा फ्रिज में आटा तो था ही नहीं। अब आटा कैसे गूंदूँ? आटे का तो मुझे पता ही नहीं है। मैंने सोचा कि क्यों ना खाना ऑर्डर कर दूँ। मैंने माँ का परहेजी खाना देखा तो वो भी बना हुआ था। सिर्फ रोटियां मुझे ऑर्डर करनी थी। मैंने रोटियां का ऑर्डर दे दिया और फिर माँ के कमरे में चला गया, क्योंकि मुझे दिव्या के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं दिशा को उठाकर ले आया और उसे चुप करने लगा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि शायद उसे भूख लग रही है। मैंने किचन में जाकर देखा और उसके लिए सेरेलेक बनाया। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सेरेलेक बनाना कैसे है। फिर इस डब्बे के ऊपर लिखा हुआ था कि इसे किस तरह बनाना है। मैंने सेरेलेक बनाया और फिर दिव्या को खिलाने लगा। उसने खाते खाते फिर कपड़े गंदे कर लिए थे। मैं उसे खिलाने के बाद उसके कपड़े चेंज करने लगा। तब तक रोटी भी आ चुकी थी।
दिव्या को बेड पर बिठाकर कुछ छोटे छोटे खिलौने रखे तो वो उसके साथ खेलने लगी। इतने में दरवाजे पर बेल बजी। शायद होटल वाले ने रोटियां भिजवा दी है। मैं रोटी लेने बाहर गया और रोटी लेकर किचन में आ गया। किचन में आया तो सब्जी ठंडी पड़ी हुई थी, क्योंकि वो तो काफ़ी टाइम पहले रोहिणी ने बना ली थी। शायद इसलिए कि दिव्या उस वक्त सो रही होगी, तो उसने सब्जी बना दी होगी, क्योंकि बच्चे तो संभालना कोई आसान काम नहीं है। पिछले इन 3 घंटों से मुझे इस बात का एहसास हो रहा था। मैं माँ के पास गया और माँ से कहा कि माँ, आप उठकर सब्जी ही गर्म करके दे दीजिए ना। जबकि माँ ने मुझे साफ जवाब दे दिया कि नहीं रोहन बेटा, मुझसे तो चलने की भी हिम्मत नहीं है, मैं किचन में कैसे जाऊंगी। अपनी और माँ की सब्जी गर्म की मैंने, उन्हें उनके कमरे में दे दिया और अपना खाना लेकर अपने कमरे में आ गया। दिव्या अभी तक अपने खिलौने के साथ खेल रही थी। मैंने जल्दी जल्दी मोटे मोटे निवाले तोड़कर खाना खाया और यही सोचा कि अगर दिव्या ने रोना शुरू कर दिया तो सब्जी और रोटी ठंडी हो जाएगी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया। अभी खाना खा ही चुका था कि दिव्या ने फिर रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने दिव्या को उठा लिया। उसे उठाए हुए मैं किचन में बर्तन रखने गया। चाय पीने का बहुत मूड हो रहा था। मुझे याद था इस टाइम खाने के बाद रोहिणी कभी कॉफ़ी तो कभी चाय बनाकर मुझे दे दिया करती थी और मुस्कुराती हुई मेरे पास आती और कहती, आप थक गए हैं तो मैं आपका सर दबा देती हूँ, टांगे दबा देती हूँ। और कभी वो मेरा सर दबाना शुरू कर देती तो कभी मेरे पैर। मुझे बहुत सुकून मिल जाता था। मैं किचन में गया तो चाय तो नहीं बना सकता, क्योंकि दिव्या को उठाया हुआ था। मैं फिर कमरे में वापस आ गया। दिव्या को एक खिलौना पकड़ाकर मैं जल्दी जल्दी किचन में गया और उसका फीडर धोकर उसमें दूध डाला और फीडर को ओवन में रख दिया। दूध बस 1 मिनट में ही गर्म हो गया। मैं जल्दी से फीडर लेकर कमरे में आया। तब तक दिव्या के रोने की आवाज़ फिर आ रही थी। मैंने दिव्या को फीडर दिया और वो चुप हो गई। फिर मैं उसे अपने हाथों से लिटाकर कमरे में चलने लगा। कुछ ही देर बाद वो सो गई। मैं खुद भी उसके पास लेट गया। न जाने कब मेरी आंख लग गई, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और मैं बहुत थकान महसूस कर रहा था। आधी रात को मेरी आंख खुली। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा बिस्तर गीला है। मैंने जल्दी से साइड टेबल पर पड़ा लैंप ऑन किया और देखा तो दिव्या का पेपर लीक था। मैंने जल्दी से उसका कपड़ा चेंज किया और उसके कपड़े चेंज किए। अलमारी से एक और बेडशीट निकाल कर और वो भी चेंज कर दी। नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी कि वो कपड़े और बेडशीट मैंने ऐसे ही बाथरूम में रख दिए और खुद भी सो गया और दिव्या को भी सुला दिया। सुबह उठा तो काफ़ी टाइम हो गया था। तब तक माँ नाश्ता कर चुकी थी, लेकिन जब मैं जागा तो माँ ने मुझसे नाश्ते का नहीं पूछा। मेरी दीदी के बच्चे भी आंगन में खेल रहे थे। दीदी ने भी मुझसे खाने का नहीं पूछा, जबकि मैं खुद ही किचन आ गया। फ्रिज से ब्रेड और बटर निकाल कर और बगैर गर्म किए जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि ना तो मुझे पराठा बनाना आता था और ना ही टाइम था। हालांकि मुझे नाश्ते में दही और पराठा बहुत पसंद था। मुझे नहीं पता था कि रोहिणी कब और कैसे दही बना लेती थी, कितना दूध डालती थी और इसमें कितना दही मिक्स करती थी। मुझे तो बस एक चीज़ तैयार मिलती थी। बहरहाल मैंने ब्रेड खाई और जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए चला गया और दिव्या को माँ को पकड़ा दिया। सारा दिन ऑफिस में बिजी रहने के बाद जब मैं घर आया तो मुझे गली से ही दिव्या के रोने की आवाज़ आ गई थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो माँ ने दरवाज़ा खोला। दिव्या आंगन में ही फर्श पर बैठी रो रही थी। उसके पास आसपास कुछ बहुत सारे खिलौने पड़े हुए थे। जब मैं अंदर गया तो मुझे देखकर वो और चिल्लाने लगे और पापा पापा कहने लगी। कभी पापा और कभी मम्मा। मैंने जल्दी से उसे उठाया और वही कल वाला हाल के उसके पेपर से मेरा हाथ गंदा हो गया, उसके कपड़े से मेरा हाथ गंदा हो गया और मैं बहुत परेशान हुआ और अपनी माँ की तरफ देखने लगा और अपनी माँ से कहा कि माँ,
दीदी से ही कह देती, ये उसकी भी तो कुछ लगती है, भाई की बेटी है, इंसान कम से कम मजबूरी में ही कोई काम कर देती। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम्हारी दीदी तो दिन में ही चली गई थी। वो तो 1 महीने से मेरे पास नहीं आई थी और मुझसे मिलने आई थी। मैंने माँ से कहा कि दीदी, इतना तो देख सकती थी कि आपकी तबीयत खराब है, 3-4 दिन रह लेती तो क्या हो जाता। लेकिन मैं तो शायद समझ गया था कि वो इन्हीं झमेलों की वजह से घर से चली गई। हालांकि पिछले महीने जब वो आई थी तो पूरे 10 दिन रहकर गई थी और मैंने खुद महसूस किया था कि रोहिणी ने उसके बच्चों को भी संभाला हुआ था और वो आराम ही करती रहती थी। लेकिन फिर भी उसकी जबान पर यही शिकायत रहती थी कि रोहिणी हमारा ठीक तरह से ख्याल नहीं रखती है। मैं यही सोच रहा था कि दिव्या के जोर जोर से रोने की आवाज़ ने मुझे झंझोड़ दिया। मैं जल्दी से बाथरूम गया और वहाँ रात वाले कपड़े देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मैं जैसे भी था, मुझे ये सब कुछ तो करना ही था। मैंने दिव्या के कपड़े उतारे और दिव्या को नहलाया। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये सब तो मुझे करना ही था। मैंने दिव्या को अच्छे से तैयार किया और कमरे की हालत ठीक की। जल्दी से बाथरूम में जो गंदे कपड़े थे उन्हें धोए, अपनी शर्ट धोए और छत पर फैलाने के लिए चला गया। मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था कि इतने सारे काम के बाद भी रोहिणी ने कभी अपने माथे पर बल नहीं डालने दिया। अगर मैं कुछ कह भी देता तो वो आगे से मुस्कुरा देती थी। इसके बाद भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। ये सब सिर्फ माँ की वजह से हुआ था, क्योंकि माँ मुझे बार बार ताने देती थी कि तुम्हारी पत्नी करती क्या है, तुम्हारी पत्नी दिन रात करती क्या है। पता नहीं माँ को रोहिणी से क्यों इतनी चिढ़ थी, क्यों इतनी नफरत थी। मैं किचन में गया, वहाँ पर कुछ भी बना हुआ नहीं था। दिव्या को दूध गर्म करके दिया और यही सोच रहा था कि इतना भड़काने के बाद माँ ने इतना तो कर लिया कि अपने लिए कुछ परहेजी खाना बना लिया, लेकिन बेटे को पूछा तक नहीं। माँ जो कहती थी कि बर्तन में मैं धोती हूँ, तो वो सिंक तो बर्तनों से भरा पड़ा था। माँ ये कहती थी कि फर्श मैं साफ करती हूँ, लेकिन 2 दिनों से फर्श भी गंदा था। मैं किचन गया और कुछ बर्तन धोए, किचन की कुछ चीज़ें समेटी थी और आकर दिव्या को उठाया और उसे प्यार करने लगा और अपनी बेटी से कहा कि चलो बेटा। जब बाहर निकला तो माँ कहने लगी, रोहन बेटा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा, माँ मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। ये कहते हुए मैंने अपनी बाइक निकाली और दिव्या को आगे बैठाया और अपनी बाइक को उस साइड पर ले गया जहाँ मुझे जाना था। जिस रास्तों पर मेरी मंजिल थी, मैं ये समझ गया था कि मैं रोहिणी के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मेरी पत्नी के बगैर मेरा घर अधूरा है। ये सब कुछ मेरी बेटी, मेरा घर तो मेरी पत्नी ने ही संभाला हुआ था। मुझे अभी भी याद आ रहा था कि सुबह ऑफिस के लिए कपड़े निकालना भी मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा था। वो तो शुक्र है कि रोहिणी ने कुछ कपड़े मेरे प्रेस करके अलमारी में लटकाए हुए थे। मैं इन्हीं सोच में था कि रोहिणी के मायके के करीब पहुंच गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा रोहिणी की भाभी ने खोला। मैं नमस्ते करते हुए अंदर चला गया। उन्होंने दिव्या को मेरी गोद से ले लिया। मैंने उसके रोहिणी के बारे में उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि वो अंदर कमरे में बैठी है। मैं जब रोहिणी के पास गया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी आंखें सूजी हुई थी। शायद वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उसे पुकारा। मुझे देखकर वो बहुत हैरान हुई और जल्दी से उठ खड़ी हुई और मुझे दिशा दिव्या का पूछने लगी। जल्दी से भागकर बाहर गई और उसने दिव्या को उठा लिया और उसे चूमने लगी। ये सब कुछ देखकर मैं मुस्कुराने लगा और मैंने रोहिणी का हाथ पकड़ लिया और उसे कहा, रोहिणी मैं तुमसे मांगना चाहता हूँ, माफ़ी मांगने आया हूँ। तुम्हारे बगैर मेरा घर अधूरा है। मेरा इतना ही कहना था कि वो मुस्कुरा दी और
दिव्या को खूब प्यार करने लगी, अपनी बेटी को लाड प्यार करने लगी। वो एक पत्नी भी थी और वो एक माँ भी थी। वो हंसी खुशी मेरे साथ मेरे घर वापस आ गई। बस इन 2 ही दिनों में मुझे ये एहसास हो चुका था कि पत्नी के बगैर सब कुछ अधूरा है, घर, पति और बच्चे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मेरी तो आंखें नम हो गई, बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।